Mafia. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Please confirm my voice is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. और 2 मिनट वेट कर लेते हैं. Let's see how many people are going to join.
सो अभी तक आपको सब चीज समझ में आया? किसी को कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो, कैसा भी डाउट, प्लीज आस्क बिफोर वी स्टार्ट, because you can see some people are joining still. Tushar, you are new. Okay, no issue. Please go through once. My lectures are on YouTube channel. Just see UEM Jaipur channel and you will find. And if you face any problem after watching the whole lecture, then please ask. Okay. Now let's start. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. So today we will talk about semiconductor band gap theory. Still some people are joining. Okay. सो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जनरली सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है? कैन यू टेल मी प्लीज? वैलेंसी मींस लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Four. Okay, thank you. 4. All of you are correct. Now we will talk about today silicon. Silicon is one of the semiconductor which we use in our electronic equipments to manufacture. तो सिलिकॉन, सबसे पहले अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की हिस्ट्री पे जाए तो जब स्टार्टिंग हुआ था सेमीकंडक्टर का, तो उस समय सबसे पहले जो हमने एलिमेंट यूज किया था दैट वाज जर्मेनियम. जर्मेनियम सबसे पहले हमने यूज किया था. क्यों यूज किया था? क्योंकि एट दैट मोमेंट हमारे पास जो नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग जर्मेनियम इज सफिशिएंट अवेलेबल ऑन अर्थ. ठीक है, तो उस समय लगता था कि जर्मेनियम ही सबसे ज्यादा अवेलेबल है अर्थ पे. तो स्टार्टिंग में जो हमारे डिवाइसेस बनने शुरू हुए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट वाज ऑल विद द हेल्प ऑफ जर्मेनियम. और जर्मेनियम के थ्रू हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए. बट जैसे जैसे हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई, जैसे जैसे हमने दूसरे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, then we found out that the silicon is more sustainable on higher temperature than germanium. ये क्यों है? इसका बेसिक जो लॉजिक है that can be interpreted as the number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल सिलिकॉन में आप देखो जी, जो आपका लास्ट शेल है वो है थर्ड शेल. ठीक है, थर्ड शेल है और न्यूक्लियस के बीच में कम डिफरेंस है एज कंपेयर टू जर्मेनियम. जर्मेनियम का अगर आप निकालोगे तो उसमें इससे ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे क्योंकि उसका जो
एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है, ठीक है। बट जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके भी सेम होते हैं, क्योंकि ग्रुप सेम है दोनों का, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो जितना वो ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, द फार इट इज फ्रॉम न्यूक्लियस, द लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है इन जर्मेनियम एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो क्या होगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना जर्मेनियम में ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। तो थोड़ा भी हम टेम्परेचर अगर देते हैं तो इन केस ऑफ जर्मेनियम हमारा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर जाएंगे, बट सिलिकॉन में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई एट हायर टेम्परेचर वी जनरली यूज सिलिकॉन, ठीक है। तो जहां पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है जिसमें जिसमें हमें बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर पे उसको यूज करना है, तो उस केस में हम सिलिकॉन को यूज करते हैं। और जहां पे ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑन दैट एप्लीकेशन वी यूज जनरली जर्मेनियम। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि कब हमने यूज करना है इसे। नाउ एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू नो, silicon has 14 electrons and it is distributed among the different shells like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. अब outer shell में 4 electrons हैं, 4 electrons valence, इसको valence electrons भी बोलते हैं। Electrons present in the outermost orbit are called valence electron and their behavior decide electrical characteristics of a materials. So for silicon, 2 electrons are present in 3s and 2 electrons are present in 3p orbitals. अब जो हम आगे बात करने वाले हैं that is totally based on n number of silicon atoms, ठीक है। n number of silicon atoms में जब उनकी डिस्टेंस क्लोज करते हैं या ज्यादा दूर होता है तो बैंड्स में उनका क्या इफेक्ट आएगा, that will be discussed in our upcoming slides. तो सपोज अब हम मेन थ्योरी पे मूव करते हैं। सो दिस इज द बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। बैंड का स्प्लिटिंग कैसे होता है और कैसे हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में स्प्लिट करते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड। तो होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एक्सिस की बात करो, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस shows interatomic distance d, d से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है, and this vertical axis represents electron energy। तो सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारे पास n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है दैट इज प्लेस्ड एट अ फार डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ही दूर दूर डिस्टेंस पे रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि वी नो दैट एट वेरी फार डिस्टेंस द इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के बीच में अगर बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उनके आसपास की जो डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस है, उसको हम कम करते हैं। जब हम कम करेंगे तो व्हाट विल बी फाउंड, उसमें हमारा क्या होगा कि उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज करने से एक दूसरे पे वो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उनका इफेक्ट एक दूसरे पे विजिबल होगा, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, सपोज हम फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं दो एटम्स का, ठीक है, और जैसे दो एटम्स पे होगा वैसे ही हम एन पे एप्लीकेबल उसको कर देंगे। तो दो एटम्स के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हम पहले ले रहे हैं, तो सिलिकॉन के दो एटम्स को लिया हमने, तो क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे इनके बीच में इफेक्ट आएगा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे। एक सेकंड, someone has joined, श्याम सुंदर, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम से हम समझते हैं
नाउ अब दो एटम्स की हम बात कर रहे हैं सपोज, तो ये वाला जो आपका लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स 1s, ठीक है, और ये है आपका 2s, दिस इज 2p, ये है आपका 3s और ये है आपका 3p, और इसके ऊपर के जो है वो सारे अनफिल्ड है, तो उनसे कोई हमें रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन पे प्रेजेंट्स है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं आपके, इन्हीं तीन शेल्स में। सो द मोर इफेक्ट विल बी ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने इसका डिस्क्रिटाइजेशन कर दिया है, द 1s इज कॉल्ड एज इनर शेल, 2s एंड 2p जो दूसरे शेल में आते हैं दैट इज कॉल्ड एज मिडिल शेल, और जो 3 वाले हैं उनको हम कह रहे हैं आउटर शेल। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ेगा वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगा। सो अभी हमारे पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल कौन सा है, दैट इज 3p, ठीक है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ेगा वो 3p पे पड़ेगा। अब उससे पहले हमें ये जानना है कि ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे आए हैं। तो फॉर अ सिंगल एटम हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन 3s पे थे और दो इलेक्ट्रॉन 3p पे थे। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ। एक एटम पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n 2n। नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2n, ठीक है। सो 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके n नंबर ऑफ एटम्स के लिए। सिमिलर वे में आपका जो 3p होगा, ऑन 3p देयर विल बी 2n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पहले एक एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो n एटम्स के लिए 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, तो s में हमारे पास एक स्टेट होता है, ठीक है। एक स्टेट होता है तो उसपे मतलब एक आपका 3s होता है, तो 3s पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो आ सकते हैं। तो अगर दो आएंगे तो उनके लिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, दो। तो सिमिलर वे में अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, तो उस n नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी, 2n ऑब्वियसली। क्लियर है। 3s में ये आपका 3s लेवल है, 3s लेवल है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दो ही है, क्योंकि 3s में केवल हमारी कैपेसिटी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की है दैट मीन्स कि दो स्टेट्स हुए जिन पे हमारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, दैट कम्स फ्रॉम दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम एनर्जी लेवल नहीं हो सकते, इसको हम बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर हमारा 3s है तो 3s में आपको ऐसे लगेगा कि 3s में दोनों के एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हमारा स्पिन डिफरेंट होता है, एक का डिफरेंट होगा, एक का दूसरा डिफरेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने दो स्टेट्स मान लिए अपने 3s पे। अगर दो स्टेट्स आपके एक एटम के लिए हैं तो n एटम्स के लिए कितने होंगे, 2n स्टेट्स, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर हम अपने 3p के साथ भी कर सकते हैं। 3p में क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 3p में, 6, ठीक है। तो एक एटम के लिए टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि 6 स्टेट्स जिसपे इलेक्ट्रॉन को पोजीशन कर सकते हैं। अगर n एटम होंगे तो क्या हो जाएगा, 6n स्टेट्स हो जाएंगे। सबको क्लियर है या डाउट है कहीं पे किसी को भी, अभी बताओ।
प्लीज रिस्पॉन्ड, चैट बॉक्स में लिख दो या कैसे भी करके बताओ। क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। और कोई, एनीवन हैव एनी डाउट अभी तक? नो सर। ओके, ठीक है। सो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास स्टेट्स कैसे है। नाउ व्हाट हैपेंस, जब जैसे जैसे हम क्लोज करते जाएंगे एटम्स की बीच की डिस्टेंस को, तो क्या होगा, आउटर शेल पे जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, आउटर शेल पे अफेक्ट ज्यादा करेगा क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स एग्जर्ट करेगा। जो इनर शेल है उस पे एज कंपेयर टू आउटर शेल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये एनर्जी लेवल्स है जो आपके शो कर रहे हैं। यहां तक आपका कोई चेंज नहीं है किसी भी आउट शेल के एनर्जी लेवल में। बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है कि स्प्लिटिंग हो रही है एनर्जी की, ठीक है। लेकिन इनर शेल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब बहुत ही ज्यादा हमने कम डिस्टेंस कर दिया, इधर की तरफ क्या हो रहा है, हम एटम्स की डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो बहुत ही कम अपने डिस्टेंस कर दिया तो इस वाले टू जो मिडिल शेल है उस पे इफेक्ट आया और उसका एनर्जी का स्प्लिटिंग हुआ। बट अभी भी 1s पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इनके बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका एनर्जी में स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले किसमें स्प्लिट होगा, 3p में, क्योंकि दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। इसके बाद कौन सा होगा, 3s होगा। फिर बहुत और आगे जाएंगे, बहुत क्लोज कर दिया हमने डिस्टेंस इनके बीच का, तो 2p में आएगा, फिर 2s में आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका स्प्लिटिंग होता है। अब हो क्या रहा है कि जब आपके पास एक एटम की हम बात कर रहे हैं तो एक एटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी तो फिक्स है। सपोज इस 3p में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की इस पे जो पोजीशन है उसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये जस्ट एक अजम्पशन है कि एक का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ऐसे जितने भी n नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन सब में जो 3p वाला इलेक्ट्रॉन्स है दोनों, उन सब में सबका जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, एक का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और एक का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड, कोई भी रिस्पॉन्स दे दो। यस सर। ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्लोज ला रहे हो तो क्या होगा कि उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इंटरेक्शन मीन्स कि एक दूसरे पे वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे और बहुत ही पास लाओगे आप तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कंट्राडिक्ट करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि अगर आप बहुत पास ला रहे हो तो उन सबका एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन्स का। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने माना है और एक का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना है, ठीक है। तो ऐसे सारे m एटम्स में क्या होगा, सब में सबका एक एक वाले का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सबका सेम एनर्जी स्टेट हो। तो होगा क्या, सबके एनर्जी का स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग मीन्स कुछ की एनर्जी ऊपर होगी, कुछ की एनर्जी लेवल नीचे होगी, और ऐसे करते करते क्या होगा, एक बैंड बनेगा। Sir, can you elaborate it once more? ठीक है। अभी आपके पास 3p में यू हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वी आर जस्ट assuming 1 electron has energy 1 electron volt and the second electron has energy 2 electron volts. Now we are taking n number of atoms and all the n number of atoms have this 2 electrons, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होगा, अगर एक का हम मान रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that would be same for all
n एटम्स, बिकॉज जो सारे एटम्स हैं वो सारे हम सिलिकॉन के ले रहे हैं, डिफरेंट एटम्स तो हम ले नहीं रहे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम पास लाएंगे दैट विल अफेक्ट द आउटर शेल, क्योंकि सब पे इंटरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दोज इंटरेक्शंस आपका क्या होगा, एनर्जी कैन नॉट बी सेव। एनर्जी सेव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एज पर द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम एनर्जी लेवल। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नाउ व्हेन these instructions are means enough, मतलब इतना इतना हो जाए कि एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, यहां तक कोई इफेक्ट नहीं था, बट एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा एनर्जी सेम नहीं हो सकता, तो यहां से एनर्जी में स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज हम दो एटम्स की बात कर रहे हैं, तो दो एटम्स में कितने होंगे, एक एटम में इस लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो एटम में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो एनर्जी की स्प्लिटिंग होगी, अभी एक एनर्जी लेवल था, यहाँ पे चार एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, और चार एनर्जी लेवल्स पे चार इलेक्ट्रॉन्स पोजिशन होंगे। लाइकवाइज अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n टाइम्स 2n टाइम्स स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होके एक एक पोजीशन पे ना कुछ भी बोलो, यस नो प्लीज। नहीं समझ Sir, में you आया, are not टाइप करके audible. बोलो। नॉट ऑडिबल। Sir, audio problem. Sir, you are not जस्ट clearly जस्ट audible. जस्ट जस्ट गिव मी 2 minutes। Now I think my voice is clear to all of you. Please tell me. Yes, sir. Yes. Now we were talking about this particular interaction between the electrons. So यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट होगा क्या कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, n एटम्स अगर हम मान रहे हैं, तो n एटम्स के जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 2n इलेक्ट्रॉन्स, सबके एनर्जी लेवल सेम नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम एनर्जी लेवल। तो क्या होगा, एनर्जी का स्प्लिटिंग होगा। एनर्जी का स्प्लिटिंग कैसे होगा, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन, दो नंबर ऑफ दो एटम की बात कर रहे हैं, तो एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो एटम में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। देन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपकी एनर्जी स्प्लिट होगी वो चार नंबर ऑफ लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी। अभी हम दो एटम्स की बात कर रहे हैं, तो दो एटम्स में चार इलेक्ट्रॉन होंगे, और चारों इलेक्ट्रॉन आपके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, दैट इज 4, और 4 पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल रहेंगे। बट जब हम n नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट 2n एनर्जी लेवल्स will be filled by these 2n electrons after this instant। ठीक है, क्लियर है?
Yes, sir. So अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का स्प्लिट हुआ. द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर दिस 3s ऑल्सो. जब इसका स्प्लिट हो जाएगा तो उसके बाद इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस ऑफ n एटम्स. तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2n स्टेट्स में इसका एनर्जी स्प्लिट होगा. अभी यहाँ पे सिंगल एनर्जी लेवल था जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं था. इसके बाद जैसे ही इंटरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2n स्टेट्स में 2n इलेक्ट्रॉन्स पोजिशन होंगे. अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक ये स्प्लिट हो रहा है, यहाँ तक स्प्लिट हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम इंस्टेंस क्या होगा, इनका मिक्सिंग हो जाएगा. मतलब जो एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए थे उनका क्या होगा, मिक्सिंग हो गया. तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ. कैसे नहीं हुआ, यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे 6n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतने ही अवेलेबल थे. सिमिलर सिचुएशन इज हियर ऑल्सो. यहाँ पे भी आपके 2n स्टेट्स थे और 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, बट यहाँ पे दोनों मिल गए. अब यहाँ पे मिल गए तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे 3s 3p का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन 3s और 3p. तो अब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे जो वो द समेशन ऑफ 6n स्टेट्स एंड समेशन ऑफ 2n स्टेट्स दैट इज इक्वल्स टू 8n स्टेट्स. वो आपको यहाँ पे शोन है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन वो क्या होगा, बताइए, 4n. ओके, now 4n number of electrons will be at this position. अब फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम मान नहीं रहे, अभी भी हम रुके नहीं है. हम क्या कर रहे हैं, अभी भी इसके बीच की डिस्टेंस को घटाते जा रहे हैं. सो एज वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दोज n एटम्स, तो क्या होगा, फर्दर इनके बीच की एनर्जी में स्प्लिट होगा. अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करते हैं. यहां पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हमारे पास 8n नंबर ऑफ स्टेट्स है अवेलेबल और 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव द टेंडेंसी टू अटेन लोवेस्ट एनर्जी. ये हमें पता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे रहे हैं, या कोई भी बॉडी है इस यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी है, अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा. So these all 4n electrons will attain the lowest potential energy, and according to this particular graph क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे जो टोटल जो 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो यहाँ से जो 2n इलेक्ट्रॉन्स थे जो 3p में अर्लियर थे वो सारे के सारे इस स्टेट में आ जाएंगे. वही यहाँ पे जो 2n थे वो यहाँ पे आ जाएंगे. देन जो 4n स्टेट्स होंगे, एज यहाँ पे क्या है 8n स्टेट्स हैं, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 4n स्टेट्स को फिल करेंगे. तो जो नीचे के 4n स्टेट्स होंगे यहाँ पे वो सारे के सारे फिल्ड होंगे विद द 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो 4n स्टेट्स होंगे ऊपर के वो एम्प्टी होंगे. तो यहाँ से जब फील्ड और अनफील्ड स्टेट्स की बात आती है, उसके बाद जब जैसे ही आप और क्लोजनेस लाते हो एटम्स के बीच में, देन दिस पर्टिकुलर एनर्जी स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. एक होता है जो अनफील्ड स्टेट्स का की तरफ मूव करता है और दूसरा फील्ड स्टेट्स की तरफ मूव करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कैटेगराइजेशन हम करते हैं वो एज पर दी फील्ड एंड अनफील्ड स्टेट्स होता है. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4n स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 4n यहाँ पे वो नीचे के 4n स्टेट्स जो लोवेस्ट एनर्जी अटेन कर रहे हैं उनको
फुलफिल कर रहा है. So these foreign states have foreign number of electrons and these foreign states have zero number of electrons. अब यहीं से हम इनका नाम नोमेनक्लेचर करते हैं. These empty states are called as conduction band. बैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं. और वैसे ही यहां पे हम क्या कह रहे हैं, जो फील्ड है उनको क्या बोल रहे हैं? वैलेंस बैंड. तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे. यहां तक क्लियर है? प्लीज एनीवन? हाँ सर क्लियर. Yes, sir. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें डिस्टिंक्शन हो रहा है बीच में. कैसे हो रहा है? इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कंडक्शन बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड कौन सा है. बीच में एक बैंड गैप है. बैंड गैप क्या है? बैंड गैप आपका इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है. सो इफ यू वांट टू डिफाइन द एनर्जी बैंड गैप तो क्या होगा? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड. ठीक है? मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इधर से आप मेजर कर रहे हो, इधर से मेजर कर रहे हो, तो जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी होगा वो यहाँ होगा और ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड होगा. सो यू कैन डिफाइन इन दिस वे, राइट? एनर्जी बैंड गैप इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड. और इसके कई सारे नाम हैं. इस पर्टिकुलर बैंड गैप के अगर आप देखोगे तो कई सारे नाम पाओगे. इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, ठीक है, बैंड गैप भी कहते हैं, और बाकी के नाम आप आगे जान जाओगे. इसके बाद ये सारे के सारे जैसे जैसे आप और क्लोज करते जाते हो, ठीक है, और इसमें एनर्जी में डिफरेंस आएगा. तो अब जो इफेक्ट आएगा दैट विल बी ऑन 2s एंड 2p. यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे आप और क्लोजनेस ला रहे हो वैसे वैसे आपका इनके बीच में एनर्जी का स्प्लिटिंग हो रहा है. ठीक है? तो ये है आपका टोटल बैंड एनर्जी डायग्राम. नाउ अब हम पिछले वाले लास्ट स्लाइड पे आते हैं. लास्ट स्लाइड में क्या हमने बताया है? So the electronic system should obey Pauli's exclusion principle, which states that no two electrons are in the system can have same amount of energy. ठीक है? तो इस फिगर में आप देख सकते हो जैसा हमने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया. These two are different energy levels, E1 and E2, and this is interatomic distance. So as you decrease the interatomic distance, then there will be split in the एनर्जी लेवल्स. और एनर्जी लेवल्स में आपका ऐसा एनर्जी लेवल बनेगा दैट इज शेडेड पोर्शन. और उसके बाद ये बैंड आपका स्प्लिट होगा फर्दर, दैट इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. और इफ वी टॉक अबाउट आवर सिलिकॉन तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब यहां से एक चीज और आप केयरफुली नोटिस कर सकते हो that this particular energy level, the energy band gap which we are talking about, energy band gap क्या है आपका? That depends on the particular temperature. At certain temperature, it is giving a certain value. That means कि energy band gap is depending on directly temperature. कैसे depend करता है? That will be explained in our later slides. ठीक है? नाउ अगर आपको इमेजिन करना है तो जस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी आपका जो एटम है उसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी हमें चाहिए. ठीक है? अब एनर्जी हमें चाहिए तो हम कैसे कैसे दे सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे. लेकिन एक आपका सोर्स जो है वो टेम्परेचर भी है. ठीक है? एज अ टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो, उसको एनर्जी दे सकते हो. So if
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आउटर शेल की इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है। सो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होगी वो मूव करने की ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से अगर मूवमेंट ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, एनर्जी गैप कम होना चाहिए। अगर एनर्जी गैप कम होगा तभी तो यहां से इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? मैंने Yes. क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मैं दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। अब जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्डेड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डेड है तो उनको तोड़ने के लिए हम इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी जब देंगे तो क्या होगा कि इसकी जो टेंडेंसी होगी वो मूव करने की एनर्जी ज्यादा होगी। अब वो मूव कैसे करेगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसकी अगर लेवल मैं कम कर दूं, ठीक है, तभी ये मूव कर पाएगा। अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मूव करने की ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और वैसे वैसे आपका एनर्जी गैप कम होता जाता है। बट दिस कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सेमीकंडक्टर्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वी मूव टू when interatomic distance is further reduced, the 2n s levels and 6n p levels combined into a single band, जो हमने previous slide में डिस्कस किया। At lattice spacing, single band is split into two bands with upper band containing 4n and lower band containing 4n levels. तो इस upper band को हम बोल रहे हैं conduction band and this lower band is called as valence band. And at 0 degree Kelvin, electron possess lowest energy. They fill up valence band and conduction band, remaining empty. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? कहीं भी डाउट हो तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कोई भी? सर क्लियर है, बट एक क्वेश्चन था। बताओ। Sir, in the last slide, they were written that Eg is equal to 1 electron volt. It means the energy gap between the valence. Yes, sir. It means that the energy band gap between the valence bond and conduction bond is 1 electron volt. Okay. That is correct. ठीक है। Okay. And sir, what is the energy band gap size range? नहीं, रेंज एज सच कोई डिफाइन नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलर मटेरियल विच यू आर यूजिंग। ठीक है, And what यहाँ is पे the हमारे पास just mute yourself, I will explain everything. Now I am saying that this particular energy gap is dependent on the particular material you are using. Let's say you are using a silicon. In that silicon it is 1.1 electron volt at 200 degree Kelvin, but it will not be same for germanium or some other semiconductors because all have different band gaps. और वो किस पे डिपेंड करता है, that depends on the outer shell electrons. ठीक है, अब जर्मेनियम की टेंडेंसी क्या है, जर्मेनियम के जो आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो उसमें जो टेंडेंसी होगी, उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू मूव these electrons from valence band to conduction band, that is less as compared to silicon.
सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, क्लोजली बाउंडेड है, मतलब उनपे जो फोर्स हमारा बॉन्डिंग का है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू जर्मेनियम और अदर मेटल्स और अदर मटेरियल। ठीक है, सो सिलिकॉन के बेस पे ये 1.1 है। अब जब हम बात करेंगे जर्मेनियम का या दूसरे सब्सटेंस का जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डाउन द टेबल है, तो उस केस में आपका जो एनर्जी गैप होगा दैट विल बी कम होगा इस एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, तो उसमें मे भी अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो उसमें 0.6 और 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो सकता है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो उसकी जो हम डिस्कशन करेंगे वो बाद में करेंगे। बट दिस एनर्जी गैप इज नॉट कांस्टेंट, मतलब ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि ये आगे हमारे स्लाइड्स में आएगा, फिर भी एक एक्सप्रेशन मैं आपको शो कर सकता हूँ। Sir, हाँ बताओ। sir, as the germanium has less energy band, sir, sorry, energy balance band, sir. So we feel, so we can prefer germanium over silicon. वो तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था। इफ यू वांट मोर करंट फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इन दैट केस वी टेक जर्मेनियम एज अ मटेरियल, and if in some cases we want temperature sustainability, okay, like कोई भी सब्सटेंस होता है हम चाहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करे, वो सस्टेन कर जाए, इन दैट केस वी टेक सोलर पैनल्स। क्या होते हैं सोलर पैनल्स? आपकी हाई टेम्परेचर पे होते हैं, जो आपका सूर्य की किरण होती है दैट इज मतलब वेरी करता है, कभी 40 डिग्री 50 डिग्री, समझ रहे हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे Sir, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बियर करने के लिए यू हैव टू यूज सिलिकॉन एज अ मटेरियल। वहां पे आप जर्मेनियम यूज करोगे तो बर्न आउट कर जाएगा। ठीक है, बहुत लार्ज करंट फ्लो करेगा और उस केस को वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था एनर्जी की, उसमें देखो आप इस एक्सप्रेशन से दैट कैन बी एक्सप्लेन कि इसका जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है फॉर सिलिकॉन इट इज 1.21 माइनस 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 इंटू टी। और इफ यू टॉक अबाउट जर्मेनियम तो जर्मेनियम के लिए क्या है, कम हो गया, 0.785 माइनस 2.23 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई टी। हियर टेम्परेचर इज टेकन एज इन टर्म्स ऑफ केल्विन, केल्विन डिग्री केल्विन। ओके, तो जितने भी आपके सब्सटेंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होंगे, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट बैंड गैप्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होगा। ऐसा नहीं है कि सेम वेरिएशन। अब यहाँ पे देखो आपका वेरिएशन कितने से हो रहा है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू टी है, और यहाँ पे 2.23 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू टी है। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास एक गूगल फॉर्म है और एक IMCRP टेस्ट है, सो whichever you feel comfortable you can give your test and your attendance will be marked according to that. ठीक है, कहीं भी किसी को भी डाउट हो अभी तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन। सर एग्जाम क्या IMCRP में और ये फॉर्म में दोनों में देना होगा? नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली एकदम कंफर्म नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में उनके लिए पर्टिकुलरली गूगल फॉर्म्स है। अगर आपका IMCRP जो अकाउंट है वो एक्टिव है एंड यू आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स देन यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट। Otherwise, if you don't have IMCRP account, then you can just go to Google form and fill your details. And most important thing is, last time मैंने जो notice किया, जब मैं क्वेश्चन उसमें पूछता हूँ कि आपको अपना नाम देना है, तो नाम में तो सबको पता है कि क्या नाम है, बट आप अपने एनरोलमेंट नंबर में कुछ भी फिल कर देते हो। लाइक समवन हैज रिटन 4 डिजिट्स कोड। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो
4 डिजिट का क्या है, आपका रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, बट इफ यू आर फिलिंग इट देन फिल इट प्रॉपरली, लाइक यू हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स प्रॉपरली। तो आपका एनरोलमेंट नंबर अगर 10-12 डिजिट्स का है तो प्लीज फिल इट अकॉर्डिंगली, बिकॉज हमारे लिए अटेंडेंस देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो पीपल ज्वाइन करते हैं तो कुछ का मतलब नाम डिफरेंट होता है, तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि कौन कब ज्वाइन कर रहा है और कैसे ज्वाइन कर रहा है। तो उस केस में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर मान लो कोई छूट गया वहां पे तो कैसे मैं किसी को मार्क्स दूंगा। सो अब अगर अभी तक आपको सब डाउट क्लियर है, then we can close the session and attempt the test before 1:30. I have given the last time as 1:30 p.m. ठीक है, IMCRP के लिए है ये टेस्ट टाइमिंग। बाकी जो गूगल फॉर्म है उसका कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है, यू कैन अटेंड थ्रू आउट द डे। Okay, sir. Thank you. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.